सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक फन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें कि 8 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और उसी सीरीज़ का ये 9th पार्ट है, जिसमें कि मैं बक्सर का युद्ध पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं प्लासी का युद्ध भी पढ़ा चुका हूं। और बक्सर का युद्ध के बारे में शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जिसकी शुरुआत करता हूँ मैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध के बारे में बताऊँ तो ये 1764 में लड़ा गया था, जिसमें कि मेन जो जो क्या कहते हैं सेना नायक थे, उनमें था एक मीर कासिम, और ब्रिटिश सरकार की ओर से था हेक्टर मुनरो। तो शुरू करते हैं। और एक पहले मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसकी भूमिका बता दूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं बताऊं तो जो कि मीर जाफ़र था, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब सिराजुद्दौला को हटाया जाता है तो मीर जाफ़र को कठपुतली के रूप में गद्दी पर बैठा दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या होता है कि जो मीर जाफ़र है वो पेंशन देते, जो उन्हें धन, अंग्रेज़ों को धन देते देते बहुत ज़्यादा अक जाता है। जब धनकोष मुक जाता है तो उसके बाद मीर कासिम को नवाब की गद्दी पर बैठा देते हैं अंग्रेज़ लोग हैं जो हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनके साथ जो कासिम था ना, कासिम, उसके साथ करते हैं संधि अंग्रेज़। मीर कासिम को कहते हैं कि तुम ना मुझे ब्रिटिश कहते हैं कि हमें तुम दीवानी दे दो वर्धमान की, मिदनापुर की और चटगांव की। ठीक है दोस्तों। ये अंग्रेज़ों की होती है डिमांड। उसके बाद कासिम कहता है, कासिम भी अपनी डिमांड रखता है, जिसमें कि वो कहता है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। उसका कहना था कि भी कोई भी अगर आंतरिक मामला होता है तो वो उसे मैं अपने आप ही सुलटाऊंगा। असली में बताऊं तो जो बंगाल के नवाब हुए हैं उनमें सबसे जो समझदार नवाब था, उसमें से कासिम एक मेन शासक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार था। उसे पता था कि अगर उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहा तो ये मीर जाफ़र की तरह उसे भी ख़राब करेंगे और आखिर में गद्दी से हटा देंगे। इसी कारण से मीर कासिम ने पहले ही अंग्रेज़ों के साथ जो अपनी डिमांडें रख दी और उन्हें उन पर मना लिया। ठीक है दोस्तों। फिर जब आंतरिक मामले उसके हाथ में आ गए तो मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया कि सेना थी उसका पुनर्गठन किया। मतलब जो सेना को उसने सुदृढ़ बनाया, ताकि आंतरिक मामले में किसी की तरह हस्तक्षेप ना हो और अच्छी तरह शासन कर सके। उसने मॉडर्नाइजेशन कर दिया सेना का। और राजधानी है उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना ली। ठीक है दोस्तों। और मुंगेर की राजधानी बनाने के बाद उसको किलेबंद भी कर दिया, मतलब उसे किले के रूप में बना लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि मुंगेर में तोप खाने बनाने लग गया। ठीक है। जो कासिम था वो उसने बंदूक की बनाने का जो वो क्या कहते हैं फैक्ट्री खोल दी। ठीक है दोस्तों। और क्या था कि ये सब काम कर रहा था जिस पर कि अंग्रेज़ों की नज़र थी। ठीक है दोस्तों। अंग्रेज़ क्योंकि वो भी तो देख ही रहे हैं भी ये लोग क्या कर रहा है, कासिम नवाब है जो कर क्या रहा है, तो ये चीज़ें देख रहा था। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि ये हमें आगे चलकर ख़राब कर सकता है। तो अब अंग्रेज़ भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे उससे युद्ध करने का, उसे नवाब की गद्दी से हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। और ऐसा ही एक चांस आता है जबकि जो पटना है, पटना का जो वहाँ का जो प्रमुख होता है उसकी हो जाती है मृत्यु। तो उस गद्दी पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ का एक सदस्य पहुँच जाता है, कब्जा कर लेता है। और ये पटना है जो कि बंगाल के अंडर में आता था। तो आंतरिक मामला हो गया, जिस कारण कासिम ने 2 मिनट तो रुको, अभी मैं 2 मिनट की। तो पटना की गद्दी पर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो कासिम ने उसका विरोध किया। उसने कह दिया कि ये मेरे अंडर का आंतरिक मामला है, तो इस पर आपका किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर अब उन्हें एक बहाना सा मिलने लगा था कि अब कैसे हटाएं। तो जब क्या होता है, इसके बाद जब अंग्रेज़ों को भी गुस्सा आ जाता है और अंग्रेज़ फिर क्या है कि जो एडम्स नाम का, मेजर एडम्स नामक एक व्यक्ति होता है, अंग्रेज़ अधिकारी होता है, जिसके साथ कासिम की 3 बार युद्ध होता है। तीनों बार बहुत ही बुरी तरह कासिम बेचारा पराजित भी होता है। और ये 1763 में युद्ध होते हैं, जो कि कटवा का युद्ध होता है, सूती का युद्ध होता है और उदय नाला का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम को जब गद्दी से भगा देते हैं तो मीर कासिम को समझ आने लगता है कि ये इस तरह हर नवाब से करेगा। तो इसी समझदारी दिखाते हुए वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का जो मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसके पास जाता है और उन्हें भी ये हिदायत देता है कि अगर आप इस वक्त चुप रहे तो आगे आपकी भी बारी आ सकती है। जैसा मेरे साथ हुआ है आज, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस तरह उन्होंने समझाया। और शाह आलम और शुजाउद्दौला उनके साथ मिले और उनकी फ़ौज थी 60K, मतलब कि 60,000 लोगों की फ़ौज थी, बहुत बड़ी फ़ौज थी। और उन्होंने फिर इकट्ठा होकर संयुक्त सेना बनाई और जो अंग्रेज़ों के विरोध में युद्ध किया। युद्ध में जो
अंग्रेज़ों का सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, और इधर अवध, कासिम और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली शासक थे दोनों, तीनों लोग। युद्ध होता है जिसमें कि तीनों की पराजय होती है, और जो कासिम है वो तो भाग जाता है। अवध का नवाब और दिल्ली का मुग़ल शासक, इनके साथ दो संधियां होती हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको। कि सबसे पहले नवाब के साथ जो बंगाल का नवाब है वो नजमुद्दौला बना दिया जाता है। अंग्रेज़ हैं, जब मीर कासिम को हटा देते हैं तो मीर जाफ़र का ही बेटा होता है नजमुद्दौला, उसे एक अल्पवयस्क व्यक्ति होता है, लड़का होता है, जिसे कि बना देते हैं कठपुतली के रूप में। और फिर वो शाह आलम द्वितीय है, उसके साथ पहली संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि कहलाती है, जो कि ठीक है दोस्तों 12 अगस्त 1765 में करते हैं। और इसी तरह जो अब क्या है भी ये संधि है, वो करता कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने प्लासी का युद्ध पढ़ाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने वो युद्ध किया था, और वही रॉबर्ट क्लाइव अब एक बार फिर वापस आता है और ये संधि करता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी। द्वैध शासन में क्या होता है दोस्तों, कि राजनीतिक मामले हैं वो वहाँ के शासक को दे दिया जाता है, दीवानी मामले जो राजस्व वगैरह है, रक्षा वगैरह है, वो सारे मामले क्या हैं, इनके हाथ में चले जाते हैं, अंग्रेज़ों के हाथ में। ठीक है, व्यापार वगैरह फ्री में करते हैं ये लोग। ठीक है, और इसी समय जो अंग्रेज़ों ने शर्त रखी थी कि दीवानी हमें दे दी जाए। और मेन जो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं वो ये आते हैं इलाहाबाद की संधि से, कि कौन से दो जगह थी जो कि अंग्रेज़ों ने मांगी थी, तो एक था कड़ा और दूसरा था इलाहाबाद। और जो वहाँ का जो शासक था उसे 26 लाख पेंशन पर रख लिया गया था। और इसी तरह दोस्तों एक और आती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि 4 दिन बाद 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई, और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है सुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब के साथ। और इसमें क्या होता है कि इसे 50 लाख रुपए मांगे जाते हैं भत्ते के रूप में, और चुनार दुर्ग मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है कि चुनार दुर्ग चुनार दुर्ग भी ले लिया। और एक और काम करते हैं अंग्रेज, वो कि क्या होता है कि सेना को तैनात कर देते हैं, अवध के अंदर सेना को तैनात कर दिया जाता है, जो कि उसे अपने बिल्कुल कंट्रोल में करने के लिए। उसी तरह फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, नजमुद्दौला मीर जाफ़र का बेटा था जो कि अवध का नवाब बना, और अवध नहीं बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद सैफुद्दौला आता है जो कि 1766 से 70 तक रहेगा। उसके बाद आखिरी बंगाल का नवाब आता है जिसका नाम होता है मुबारक उद्दौला, 1770 से 65 75 तक रहता है। इसके बाद कोई भी जो पद है उसको हटा दिया, जैसा कि आप जानते हैं कि 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो कि वारन हेस्टिंग के समय में आता है। वारन हेस्टिंग इस पद को ही समाप्त कर देते हैं। इस तरह बंगाल का जो नवाबों की पद है वो समाप्त हो जाता है, और अंग्रेज़ों के हाथ में बंगाल पूरी तरह चला जाता है। और यहाँ का पहला गवर्नर है वो कौन बनता है, तो वारन हेस्टिंग बनता है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनता है। और ये सबसे पहले द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था, और वारन हेस्टिंग ने द्वैध शासन खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि मैं कहाँ पर गलतियाँ करता हूँ। और कुछ जो कई बार कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो कई बार जो वीडियो क्वालिटी है लो रह जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि अच्छी कंटेंट को लाऊँ और आपके सामने पेश करूँ। और मैं अपना कंटेंट खुद ही बनाने की कोशिश करता हूँ, किसी तरह का कॉपी नहीं होता है मेरा कंटेंट। तो थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल।